हेलो बच्चों, सो कैसे हो आप लोग। हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जर्नी जिसका नाम है इनकम टैक्स फॉर अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट फॉर योर लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल भी है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। सो आज के सिलेक्टेड वीडियो में बेसिक्स बातें करेंगे और मैं ये मान के सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, फ्रॉम जीरो यानी स्क्रैच लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज टैक्स? तो हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकम टैक्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो माई क्वालिफिकेशन, आई एम BCom ऑनर्स, M.Com, MPhil, net qualified, chartered accountant and company secretaries. I have teaching experience for more than 18 years and have trained more than 20,000 students in these years. And I am Naveen Kumar Tiwari. So let's begin. देखो, इस पूरे टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगे, टैक्स क्या है और टैक्स कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, या टैक्स के बारे में भी हाउ। सो ऑब्वियसली बात है कि जो हाउ है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। व्हाई एंड व्हाट आज हम कवर कर लेते हैं। सो आपके स्क्रीन पे एक देखो इमेज दिख रहा है, एक फाइल दिख रही है। आप देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सिमिलरली हर देश में आर्मी होती है, उनकी सेना होती है। उन सेना को बहुत सारे सैलरी या बहुत सारे इक्विपमेंट पे बहुत सारा खर्चा होता है। उनकी सैलरी है, पेंशन है, नए नए एम्युनिशंस, नए नए हथियार, ये सारे अक्वायर करने पड़ते हैं। एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर ऑल दिस। सिमिलरली आपके आसपास हम देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट होंगे, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे। वी आर कंसिडरिंग ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट इन सब पे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। स्कूल्स होते हैं जिनमें फ्री मिडल मील मिलता है। अब मुझे आप बताओ कि इन सब के लिए, इन सबको रन करें, रोड बनाने का पैसा कौन देता है या रोड बनवाता के कौन है? तो आंसर है इन सब पे खर्चा कौन करता है? एंड दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट। पिक में तुम्हें मोदी दिख रहे हैं बिकॉज अभी वो गवर्नमेंट में है। सो गवर्नमेंट क्या करता है, इन सारी चीजों जो तुम देख रहे हो इन पे खर्चा करता है, डेवलपमेंट के काम करवाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सर ये डेवलपमेंट का के पैसे ये मोदी जी या ये गवर्नमेंट लाता है तो क्या ये लोग अपने घर से लाते हैं? आंसर है नहीं। वो हमसे और तुमसे ही पैसे लेते हैं और हम ही को रिटर्न करते हैं दूसरे फॉर्म में। यानी मोदी जी क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, इन जितने सिटीजन्स तुमको लोग देख रहे हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री। गवर्नमेंट क्या करता है, इनसे कुछ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, टैक्स क्या बताऊंगा फिलहाल, इसका वर्ड ध्यान रहो, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन हमसे लेता है, यानी फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ कंट्री लेता है। और कौन लेता है? ये भी गवर्नमेंट लेता है। तो हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और हम ही को रिटर्न कर देता है, और ये जो हमसे कलेक्ट करता है उसका नाम दिया गया टैक्स, ठीक है। अब टैक्स सर लगता है, ये गवर्नमेंट हमसे जो पैसा ले रहा है वो किस फॉर्म में लेता है, किस चीज पे लेता है? तो ये हो सकता है कि आपके एसेट सेल करने पे लगे, आपके बिजनेस फॉर्म पे लगे, आपकी एक्टिविटी पे लगे, आपके इनकम पे लगे। यानी कि साहब एसेट बेचो, सब मैंने एक घर बेचा, अच्छा तो गवर्नमेंट बोलता अच्छा प्रॉफिट हुआ, मतलब हाँ तो चलो टैक्स भरो। सर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, प्रॉफिट हो रही है, सर्विस दे रहे हो, ओके टैक्स भरो। सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहे हो, ओके टैक्स भरो। इनकम हुआ, ओके टैक्स भरो। तो ये माइट बी और सेल ऑफ एसेट हो सकता है, माइट बी और सर्विसेज हो सकता है, माइट बी बिजनेस फॉर्म हो सकता है, और ये हो सकता है तुम्हारे पर्सनल इनकम पे। अब आती है इसकी मीनिंग कि सर टैक्स क्या है। तो देखो टैक्स, जो वर्ड टैक्स है ना, एक लैटिन वर्ड टैक्सो से मिला है। अब इसकी हम पूरी जो ओरिजिनेशन में जाएं तो इसका जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। जो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसको हम बोलते हैं मनुस्मृति, उसमें भी इसका जिक्र है। कौटिल्य शास्त्र में इसका जिक्र है। मतलब ये नया फिनोमेनन नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग जब तक विदेशों से कुछ चीज इंपोर्ट न कर रहे हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो टैक्स कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है टू एस्टिमेट। क्योंकि गवर्नमेंट तुमको कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे लेता है, बोलकर इसे टैक्स बोलते हैं। एक टैक्स क्या है? ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, याद रखना कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। सर मेरा मूड नहीं टैक्स भरने का, भरना पड़ेगा, ठीक है।
लगाता कौन है? गवर्नमेंट। लेविड बाय, लेविड का मतलब चार्ज करना या इंपोज करना। लगाता कौन है? गवर्नमेंट। और हम जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता ओनली बाय मेकिंग द लॉ। सर किस पे लगाता है? वो लगा सकता है ओनर ऑफ इनकम पे, इवन दो तुम्हारा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो। सर मुझे आर्मी से मतलब नहीं, मैं अपनी जगह सुरक्षित हूं, मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नो, यू हैव टू पे। गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेके तुमको बेनिफिट दे, दिस इज नॉट नेसेसरी। गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेके किसी को भी बेनिफिट दे सकता है, एंड तुमको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, इट्स नॉट नेसेसरी। ये बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। कलेक्टेड अंडर लॉ, मैंने बताया ये गवर्नमेंट लॉ के अंदर ही कलेक्ट करता है। किस पे लगाता है गवर्नमेंट? तो टैक्स इज अ फी चार्ज ऑन, हो सकता है तुम्हारे एक प्रोडक्ट पे लगे। अगर मान लो ये मैंने मोबाइल परचेस किया तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट के साथ सेलिंग प्राइस के अलावा तुमने हर प्रोडक्ट पढ़ना लिखा था इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो गवर्नमेंट ने इस पे एक टैक्स लिया जिसे आजकल हम जीएसटी बोलते हैं। तो एक प्रोडक्ट पे लिया, मैंने कुछ इनकम अर्न किया, गवर्नमेंट ने इस टैक्स को तुम्हारे इनकम पे ले सकता है और तुम्हारे एक्टिविटी पे ले सकता है। एक्टिविटी का मतलब यहां सर्विस सोर्स है, ठीक है। तो आई होप टैक्स क्या समझ में आया? यस सर। अब देखो टैक्स का फीचर कैसे पता चलेगा टैक्स क्या है? ये टैक्स है बिकॉज टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम फी, टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम पेनाल्टी, इंटरेस्ट वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर तुम जाते हो आधार कार्ड बनवाने, तुमसे कुछ फी लगता है, दैट इज नॉट टैक्स, दैट इज अ फी। तुम लाइसेंस बनवाने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, अगेन तुमसे गवर्नमेंट ही कुछ पैसा लेता है, दैट इज फी। तुम व्हीकल्स परचेज करते हो, एक टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है, दे आर नॉट टैक्स, भले हम बोल लेते हो बट टैक्स अलग है इनसे। तो इसका फीचर क्या है, कैसे पता चलेगा टैक्स है? तो ये कंपल्सरी नेचर है। सर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी है, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं है, तो मैं टैक्स ड्राइविंग लाइसेंस का फी नहीं भरूंगा, लेकिन टैक्स यू हैव टू पे। ओके, अब गवर्नमेंट एग्री बोले तुमको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, तुमको पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता, वो ऑप्शनल है, टैक्स कंपल्सरी है। दूसरा, टैक्स एक कंट्रीब्यूशन है। कौन करता है कंट्रीब्यूट? कंट्रीब्यूट करते हैं सिटीजन्स। किसको करते हैं? तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। जो हम टैक्स दे रहे, मैंने भी बताया, उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिले जरूरी नहीं है। मैंने टैक्स दिया, हो सकता है गवर्नमेंट मेरे घर के आसपास का, मेरे इलाके का, मेरे शहर का रोड ना बनाए। टैक्स मैंने भरा, लेकिन मान लो जाके भुवनेश्वर में या कहीं और जगह में एयरपोर्ट बना रहा है गवर्नमेंट, चलेगा। गवर्नमेंट ये बोलता है तुमको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, जरूरी नहीं है। सेस तुम आगे जब पढ़ोगे, एजुकेशन सेस लगता है, मिड डे मील गवर्नमेंट हमारे पैसे से लोगों को मिड डे मील देता है। मैं बोला भाई मुझे तो मिड डे मील नहीं मिला, जो जरूरी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिले, पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है और कैन बी लेविड बाय गवर्नमेंट अंडर ओनली लॉ। ये लगा सकता है ओनली बाय अंडर अ लॉ, डायरेक्टली बिना लॉ के गवर्नमेंट तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता, स्पेशली आवर कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आते हैं दो तरह के बेसिक टैक्स होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तुमने बहुत सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट एग्जांपल है जीएसटी। अब दोनों क्या होता है तो देखो ध्यान से। एज यूजुअल मोदी जी आ गए मित्रों, और जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर मैं इसको अदर वर्ड में बोलूं तो इसकी जिम्मेवारी या इंसिडेंस, ठीक है, और ऑब्लिगेशन, कुछ भी बोल लो, ये और इसका इंपैक्ट, ठीक है, यानी कि बर्डन, ये दोनों सेम पर्सन पे होगा। गवर्नमेंट डायरेक्टली तुमसे कलेक्ट करेगा, ये दोनों कौन है? ये और ये सेम पर्सन है। अगर मैंने इनकम अर्न किया तो गवर्नमेंट मुझसे ही लेगा, टैक्स भरने की जिम्मेवारी भी मेरी है। अगर मैंने नहीं भरा तो फाइन, पेनाल्टी, इंटरेस्ट मुझ पे लगेगा, भरने की जिम्मेवारी भी मेरी है और जाएगा भी मेरे पॉकेट से, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सो डायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। तुम्हारे वेल्थ या इनकम पे टैक्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक और फॉर्म होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो लगता इंसिडेंस किसी और पे है, इंपैक्ट किसी और पे है। फिर से सुनो, इंसिडेंस किसी और पे है, इंपैक्ट किसी और पे है, जिम्मेवारी भरने की किसी और की है, लेकिन पॉकेट से जा रहा है किसी और के।
जैसे देखो यहां पर इतने लोग हैं, मान लो ये एक मिस्टर सोनू है, ये एक सप्लायर है और इसके कई सारे कस्टमर हैं। अब देखो गवर्नमेंट जब इन कस्टमर के पास जाएगा ना तो बहुत सारे कस्टमर तो कैन बी न्यूमरस, इट्स नॉट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कस्टमर टू सारे कस्टमर के पास जाए और बोले देखो देखो नवीन तूने मोबाइल खरीदना टैक्स भरो। तो गवर्नमेंट इसको इजी किया, देखा सप्लायर कम है तो गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला कि सुनो सुनो सप्लायर तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। सप्लायर बोला सर इनकम तो ले ही रहे हो, सुनो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा बोल रहा हूं, कलेक्ट नहीं, तुम्हारे पॉकेट से नहीं भरना, तुम सामने वाले से कलेक्ट करो, हमें लाके भर दो, जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, पॉकेट में तुम्हारे पॉकेट से नहीं भरना, ठीक है। सप्लायर ने बोला ओके। अब गवर्नमेंट ने बोला देखो, अब सप्लायर बोला सर मैं कहां टैक्स मांगते फिरूंगा, तो गवर्नमेंट बोला देखो तुम अपने प्रोडक्ट का पैसा लोगे ना, उसमें जोड़ के मेरा भी टैक्स ले लो और मुझे जाके भर दो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, किसी और व्यक्ति पे, लेकिन ये टैक्स कलेक्ट किस पे, बर्डन किस पे आ रहा है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इंपैक्ट आ रहा है किसी और व्यक्ति पे और इंसिडेंस किसी और व्यक्ति पे। अब जब ये मान लो सपोज इस सप्लायर ने मोबाइल बेचा सामने वाले को, ठीक है, से 10,000 मोबाइल बेचा, गवर्नमेंट ने बोला ओके इसमें 2,000 मेरा भी मांग लेना, तो कस्टमर से सप्लायर कितना पैसा कलेक्ट करेगा, 12,000। देख लो ना, एक 2,000 का नोट है, 200 जो 100 का अलग नोट है वो मान लो टैक्स है, ओके। और गवर्नमेंट ने बोला देखो तुम लाके मुझे दे देना, यानी कि गवर्नमेंट के पास जमा कौन करा रहा है, जमा करा रहा है सप्लायर सेलर, लेकिन किसके पॉकेट से जा रहा है, तो वो जा रहा है कस्टमर के पॉकेट से। अच्छा समझ में आया। अब मान लो सपोज ये जो हमारे सप्लायर सोनू भाई हैं, ये ना भूल गए प्रोडक्ट में इनको टोटल लेना था 10,000 किस बात का, सर प्रोडक्ट का, और 2,000 लेना था टैक्स का, लेकिन ये पैसा लेना भूल गए, टैक्स लेना भूल गए। तो गवर्नमेंट बोले, गवर्नमेंट मोदी जी सुनो मैं टैक्स लेना भूल गया, मैं रहने दो। मोदी जी बोलेंगे ओके माफ कर दिया, नहीं, मोदी बोले बेटा जो तुम 10,000 कलेक्ट किए हो ना, तुम अपने पास 8,000 ही रखो और मुझे कितना दो, 2,000। ये बोले सर ऐसा कैसे, मैं प्रोडक्ट का तो रेट 10,000 था, गलती तुम्हारी है ना, तुमको टैक्स भरा था ना, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, मैं तुम्हारे पॉकेट से नहीं मांग रहा, लेकिन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड पे टू अस। समझ में आया। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और पे है, मतलब पॉकेट से किसी और पे जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भर रहा है कोई और, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इन। गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है ना, देखो यहां से पैसा इसके पास गया, इसके पास से फिर इसके पास, यानी कि इनडायरेक्टली जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई, यस सर। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये बेसिकली लेविट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स किस पे लेविट हुआ था, पर्सन पे, ये किस पे लेविट हुआ, प्रोडक्ट पे, ओके। जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ओके, इसमें जो पर्सन टैक्स पे करता है और जिसके ऊपर बर्डन लगता है, जिसके पॉकेट से जाता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो आते हैं सर क्या इनके बीच में और कोई डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला आते हैं इंसिडेंट इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ा, इंसिडेंस इंपैक्ट दोनों सेम पर है। मुझे इनकम टैक्स भरना है, इट इज माय ड्यूटी टू पे द टैक्स, मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा, मेरी पॉकेट से आएगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सॉरी, मान लो मुझे जीएसटी भरना है, तो मैं सर्विस टू क्लास 0 मुझे जीएसटी भरना है, मैं तुमसे जीएसटी लूंगा फीस के साथ, गवर्नमेंट को भरूंगा। तो जीएसटी किसके पॉकेट से गया, तुम्हारे पॉकेट से गया, लेकिन भर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है बर्डन। बर्डन किस पे आता है, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मेरा बर्डन मुझे ही झेलना होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जीएसटी पे करने की बर्डन जीएसटी में तुम पे डाल रहा हूं, तुमसे ला रहा हूं, सालों दे रहा हूं। मान लो ये मोबाइल मैंने तुमको बेचा 10,000 में, तुमसे 2,000 टैक्स कलेक्ट किया, अब तुम टैक्स नहीं बन जाते हो, सामने को बेचो, तो तुम यू कैन शिफ्ट योर बर्डन इन इनडायरेक्ट टैक्स। एक नेक्स्ट है इंपोज्ड ऑन, किस पे लगता है, तो ये लगता है इंडिविजुअल, कौन सा, डायरेक्ट लगता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे, हम जैसे लोगों पे लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इस पे लगता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स था, अभी वो विड्रॉ हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। तो आई होप समझ में आया यहां तक, यस सर।
अब देखो, जैसे मैंने तुमको बताया कि इंडिया में कोई भी किसी पर टैक्स नहीं लगा सकता बिकॉज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो और जो हमारा संविधान है दैट इज कॉल्ड फेडरल। संविधान कई टाइप होते हैं। हमारा जो संविधान अडॉप्ट हमने किया है दैट इज कॉल्ड फेडरल। फेडरल का मतलब है दो पैरेलल गवर्नमेंट एक साथ काम करेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों के अपने अपने खर्चे हैं। आर्मी को पेमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगा, उड़ीसा पुलिस को पेमेंट करना है तो नवीन पटनायक यानी कि लोकल गवर्नमेंट पेमेंट करेगा। तो देयर आर टू फेडरल गवर्नमेंट running their own government parallelly in the country, both have their own expenses, okay? So our government को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे संविधान जो शिल्पकार थे, उनको लगा कि आगे चल के प्रॉब्लम्स होगी, इन दोनों में हो सकता है कंफ्लिक्ट हो, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पहले से रिजॉल्व कर दिया और एक आर्टिकल 246 में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन किस पर टैक्स लगाएगा, ओके? तो 7th शेड्यूल में इस बात का जिक्र है ऑफ आर्टिकल 246। इसमें 3 लिस्ट बनाया, हमारे संविधान में 3 लिस्ट दिया गया है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट या लिस्ट 2, कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बना के टैक्स लेने का, लिस्ट 2 में ये पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेने का, और लिस्ट 2 में दोनों के पास पावर है मिलकर लॉ बनाने का, जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, इन पे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे कौन लॉ बनाता है, उस पे टैक्स लेने का, लॉ बना के टैक्स लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड रेस्ट ऑफ इनकम पे टैक्स, लॉ बना के टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो इनकम टैक्स किसके पास अधिकार है, हमने डिस्कस किया, ये एंट्री नंबर 82 में ये पावर दिया गया है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट मतलब ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कौन सा, याद रखना, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम इन इनकम टैक्स इज एग्जम्प्ट, यानी उस पे हम टैक्स नहीं लगाते, माफ है। क्यों माफ है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है ये, ठीक है। सर अब मुझे इनकम टैक्स पढ़ना, तो क्या मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लूं चलेगा? नहीं, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज और मैं बताता हूं तुमको, देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं चलो इनकम टैक्स पढ़ना है, बताओ इनकम टैक्स किस पे लगेगा, तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा होगा कि इनकम टैक्स लेविड होता है ऑन इनकम अर्न बाय ए पर्सन, है ना। तो याद रखना, अगर इतना ही सिंपल होता तो टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये बुक नहीं होता, है ना। टैक्स निकालना, किसी गिवन इनकम पे टैक्स निकालना एक क्लास का काम है, 25 से 30 में तुम सीख जाओगे टैक्स निकालना। तो सर फिर क्या है, तो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? यस, दिस इज नॉट करेक्ट। तो सर इनकम टैक्स इनकम पे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं बोला। इनकम टैक्स इनकम पे ही लगता है, बट इनकम अर्न पे नहीं लगता। सर बोलना क्या चाहते हो? यस, ये बोलना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में इनकम को 2 भाग में बांटा गया है। 2 तरह के इनकम टैक्स में इनकम होते हैं, एक जो तुम अर्न करते हो दैट इज कॉल्ड रियल इनकम, और एक को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। सर समझ में नहीं, एग्जांपल दे बता रहा हूं, सुनो। मान लो सपोज मेरे पास राहुल आया, राहुल ने बोला सर नवीन सर मेरा ना अब सीईओ मेरा रिटर्न भर दो। मैंने बोला ओके बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बोला सर मैं एक जगह जॉब करता हूं और मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, यानी साल का मैं 6 लाख कमाता हूं। मैंने वेरी गुड, तो सर 6 लाख का टैक्स भर दो। ये जो ये 6 लाख बोल रहा है दैट्स अ रियल इनकम, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज अ रियल इनकम। लेकिन इनकम टैक्स वाला बोलता है नहीं, इसका मेरे लिए तुम्हारा इनकम कुछ और है। कैसे? देखो मैंने पूछा अच्छा राहुल इसके अलावा गवर्नमेंट तुम्हारा एम्प्लॉय तुमको और कुछ देता है कि साल भर में? बोला नहीं सर, कंजूस आदमी सिर्फ दोपहर का लंच मुझे देता है, लेकिन लंच अच्छा देता हूं। अच्छा लंच कराते हैं, गुड। देखो ये लंच को अपने इनकम में काउंट नहीं करेगा, बिकॉज़ ये काउंट क्या कर रहा है, इसके पॉकेट में जो पैसे आए। मैंने बोला अच्छा, तो ऐसा लंच अगर तुम मार्केट में करने जाओ रेस्टोरेंट में तो कितना लगेगा? ये बोला सर 200 तो लग ही जाएगा। बोला ओके, मतलब महीने के 25 दिन तुम लंच करते हो अपने एम्प्लॉयर के पास फ्री में, 200 का लंच करते हो, दैट मींस 200। ये मैं सारे एग्जाम बता रहा हूं, मैं टैक्स के प्रोविजंस में जाऊंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं लंच के बारे में बता रहा हूं, लंच का रूल्स अलग है, ओके। मैं बोला ओके, इसका मतलब 200 इंटू 25, महीने 25 दिन काम किए, 5,000 तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा, दैट मींस दैट इज योर इनकम। साल का 60,000 तुम और कमा रहे हो। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट्स योर इनकम? इट इज 6,60,000, बट योर रियल इनकम कितना है? 6 लाख। फिर मतलब पूछो और कैसे जाते हो फैक्ट्री या अपने ऑफिस? सर उसका
बस आता है, उसके व्हीकल हम जाते हैं। अच्छा, अगर खुद से जाओ तो क्या लगेगा? बस सर डेली का 200 लगेगा। अच्छा, मतलब 5000 तुम पे एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा और खर्चा कर रहा है। तो तुम्हारा इनकम कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000 टैक्सेबल इनकम हो गया। बट अकॉर्डिंग टू राहुल उसका रियल इनकम कितना है? ओनली 6 लाख। दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस। तो रियल इनकम इज समथिंग डिफरेंट, टैक्सेबल इनकम इज समथिंग डिफरेंट। तो सर क्या रियल इनकम हर बार कम होगा? जरूरी नहीं है। तो रियल इनकम का मतलब क्या जान लेते हैं, आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। रियल इनकम का मतलब हुआ मींस वो इनकम जो एक एम्प्लॉयर ने एक पर्सन ने जो अर्न किया। और टैक्सेबल इनकम क्या है? जिसपे तुम टैक्स भरने वाले हो। ये याद रखना, जो मैंने बताया वही यहां पर है कि रियल इनकम मे बी मोर देन टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम मे बी लेस देन टैक्सेबल इनकम, और रियल इनकम मे बी इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज मैंने सुशांत से पूछा, सुशांत तुमने अपना घर भाड़े में दिया है ना? बोला हाँ सर, लेकिन जो मेरा घर भाड़े में लिया ना वो शंकर ले लिया। तो मैंने शंकर को घर भाड़े में दिया है, और नॉर्मली कोई और बाहर वाला होता तो मैं 20,000 उससे रेंट लेता, क्योंकि उस एरिया में रेंट है 20,000, लेकिन ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसको 15,000 में दे दिया। तो मेरा आप रिटर्न भर दो, क्योंकि मेरे पॉकेट में इनकम कितना आया? 1,80,000 आया। मतलब अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि तुम जितना कमा सकते थे, कितना कमाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना कमा सकते थे, कितना कमा सकते थे? 20,000 इंटू 12, 2,40,000। लेकिन तुमने लिया कितना? 1,80। सो यू हैव टू पे टैक्स ऑन 2,40,000, नॉट ऑन 1,80,000। दैट वाज योर रियल इनकम। सो तुम एक इमेजिनरी इनकम पे भी टैक्स भरते हो, ठीक है। और ये रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना ही पूरे इनकम टैक्स में सीखने वाले हैं। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इनकम टैक्स एक्ट, अलग अलग नहीं, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। तो सर हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे चलेगा? नहीं, हमको पढ़ना होगा। क्या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने चलेगा? आंसर है नहीं। तो सर हम क्या पढ़ेंगे? हमको पढ़ना होगा इनकम टैक्स लॉ। सर दोनों अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। अभी क्लियर होगा कैसे। इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट लॉ का एक पार्ट होता है। लॉ इज ए बिगर टर्म, ठीक है। हम और क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन। ये 5 चीजें मिला के इनकम टैक्स लॉ बनता है, और इनके बेसिस पे यू हैव टू पे टैक्स, या योर इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर टैक्सेबल पर्सन। सो नंबर 1 आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? तो नंबर 1 जो तुम्हें चीजें जाननी है वो ये कि ये आया था 1961 में, हालांकि अभी अमेंडेड हो गया। ओके, ये तुम्हें याद रखना। इसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। ओके, इसमें कुछ प्रोविजंस लिखा गया किसके बारे में सर? नंबर 1 टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाए उसके बारे में। टैक्स लायबिलिटीज कैसे निकले? देखो टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट, अभी मैं डिस्कस किया। उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटीज। वो जितने भी प्रोसेस है, कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाए, कुछ गड़बड़ी हो तो कैसे अपील करें, पेनल्टी कैसे लगाएंगे, प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, और जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी राइट, ड्यूटीज एंड पावर क्या है, ये सारी बातें लिखी है कहां पर? इनकम टैक्स एक्ट। तो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के काम नहीं चलने वाला, तुम्हें 5 चीजें पढ़नी होगी। पहला हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा ऐसा है जिसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स 1962। सीबीडीटी के पास ये पावर है। सीबीडीटी कौन होता है? तो देखो, जो एक होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं थोड़ा शॉर्ट लेता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके नीचे 2 लोग आते हैं सीबीडीटी, 2 लोग मतलब 2 बोर्ड, सीबीडीटी, सीबीईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका काम है इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करना, ठीक है। इसके पास पावर है इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, लगाने के लिए, इंपोज करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाने। देखो एक्ट में हम हर चीज नहीं डाल सकते, तो एक्ट में बेसिक चीजें, बेयर एक्ट बना के बेसिक चीजें डाल देते हैं। उस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो हम अलग से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, एंड वो जहां लिखा गया दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1961। इसे रूल को हम एप्लीकेबल करते हैं ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। तुमने हर साल बहुत ध्यान से याद करो, हमारे पेरेंट्स
बजट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है सर क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। वो महंगा सस्ता कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने टैक्स में कुछ चेंज करता है। ठीक है, गवर्नमेंट बताता है एनुअल बजट में कि हमें कहां कहां खर्चा करना है और वो पैसे कहां से आएंगे। यानी कि बजट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कहां कहां गवर्नमेंट खर्चा का एक्सपेक्टेड क्या है, तुमने सुना होगा हम ये ट्रेन चलाएंगे, ये एम्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक जगह वो खर्चा बताता है। वो पैसे कैसे लाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आएगा, और भी फॉर्म्स है बट मेजर फॉर्म ऑफ टैक्सेस आएगा। तो टैक्स में रूल्स रेट्स चेंज होते हैं, दैट्स व्हाई हम सब बजट बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। फर्स्ट पार्ट में होता है, ये स्पेसिफाई करता है करंट असेसमेंट का रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इसी से कोई चीज महंगा सस्ता होता है, हालांकि महंगा सस्ता इंडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है। किस रेट से हम टीडीएस काटेंगे, टीडीएस क्या होता है हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सैलरी में कैसे हम टैक्स लगेगा, उसके में कुछ चेंजेस अगर हुआ तो एम्प्लॉयर के खासकर कैसे टैक्स लोड करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स लगाएंगे। अब तुम्हारा मन में डाउट हो सर अभी आपने कुछ देर पहले बोला एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है, तो आगे चलकर पढ़ेंगे डायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स लेता है उस पर कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ 2 पार्ट है, सर्कुलर इज डिफरेंट, नोटिफिकेशन इज डिफरेंट। सीबीडीटी याद रखना, जो सीबीडीटी सर्कुलर कौन इशू करता है, सीबीडीटी। टाइम टू टाइम को बहुत सारे सर्टेन प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं टैक्स में, कुछ ना कुछ जैसे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बिकॉज हर साल जैसे फाइट बिटवीन एसएससी जो टैक्स भर रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों का ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। गवर्नमेंट तुमसे चाहता है प्रॉपर तरीके से टैक्स लेना, यानी ज्यादा टैक्स लेना। एसएससी जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन सिटीजन है, वो चाहते हैं कैसे टैक्स बच जाए, तो दे फाइट। तो हर साल एसएससी लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं टैक्स बचाने का, उसको क्लैरिफिकेशन या उसको ठीक करता है सीबीडीटी। तो उसको क्लेरिफाई करने, प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करने के लिए वो सर्कुलर इशू करता है, या किसी चीज में कोई डाउट हुआ, स्कोप मीनिंग में पता चला तो उसके लिए सर्कुलर इशू करता है। ये जो सर्कुलर होता है ये गाइडेंस होता है ऑफिसर्स एंड एसएससी के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट बाउंड होता है इसमें फॉलो। डिपार्टमेंट जब भी बोलो पूरे टैक्स में तो समझ जाना मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये जो सर्कुलर है ये याद रखना एसएससी पे बाउंड नहीं होता, वो अगर चाहे तो अपने बेनिफिट इसको यूज कर सकता है। दूसरा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, जनरली इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि सीबीडीटी भी कर सकता है, सेंट्रल उसको एम्पावर कर रखा है। ये कब होता है, कुछ रूल वगैरह अमेंड करना हो तब। तो समझ में आया। लास्ट वन इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजंस, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट भी इंग्लिश में बना है और हर व्यक्ति इंग्लिश का जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने हिसाब से करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं बुक, तो हर व्यक्ति के लिए बुक का मीनिंग अलग होगा। कोई बुक मतलब इनकम टैक्स का बुक एज्यूम कर लेगा, कोई बुक का मतलब अकाउंट्स का बुक एज्यूम कर लेगा, कोई बुक मतलब कुछ और एज्यूम करेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं प्लांट, तो एक जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो प्लांट का मतलब कुछ और निकालेगा, कॉमर्स वाला प्लांट का मतलब कुछ और आएगा, एक फैक्ट्री जो वर्कर काम करता है वो प्लांट का मतलब कुछ और निकालेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उनके लिए टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट देते हैं। एंड तुमने सुना होगा ना वो बाहुल ने डाला मेरा वचन ये मेरा शासन, तो ये एप्लीकेबल है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो डिसीजन दे दिया वो एंटायर कंट्री पे लगता है एज ए रूल, तब तक जब तक कि पार्लियामेंट उसको एक्ट बना के पलट न दे। तो एनी डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एज लॉ टिल देयर इज एनी चेंज इन लॉ बाय पार्लियामेंट। जो तुमको मैंने बताया ये सब पे बाउंड है, सब फॉलो करने, चाहे वो कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, इनकम टैक्स हो, एसएससी, सब बाउंड है फॉलो करने के लिए। दूसरा आता है हाई कोर्ट या आईटीएटी। आईटीएटी मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर जो हाई कोर्ट है आईटीएटी ने जो डिसीजन दिया वो ऑल एसएससी पे बाउंड है, लेकिन एक पार्टिकुलर जुरिडिक्शन वाले। हर स्टेट का तुमको पता होगा हाई कोर्ट अलग होता है। जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उड़ीसा के एसएससी एप्लीकेबल होगा, नो डाउट। बाकी हाई कोर्ट उसको रेफरेंस ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फर्क है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस ऑल ओवर इंडिया लगेगा, हाई कोर्ट का पार्टिकुलर जुरिडिक्शन में लगेगा, ठीक है। तो दीज आर द पिलर्स कंपोनेंट जिससे इनकम टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा, सबसे नंबर 1 स्टेप है डिसाइड करना कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। कैसे डिसाइड करते हैं हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्या होता है डिटेल पढ़ेंगे। जस्ट अभी मैं तुमको स्टेप्स बता देता हूं, उसके बाद एक एक स्टेप को पिक करेंगे, चुन चुन के लिखेंगे। देन हम क्लासिफाई करते हैं इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स में। फिर अंडर डिफरेंट हेड्स में इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है, सैलरी, एचपी एंड हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
बिजनेस का इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इन 5 हेड में इनकम डिवाइड है, तो इन पांचों हेड का सेपरेटली कैलकुलेट करना इनकम, उनको फिर क्लब करना, मर्ज करना, एक जगह इकट्ठा करना इन पांचों हेड को, प्लस अगर तुम पे किसी और इनकम भी बहुत बार लोगों में क्लब यानी कि मर्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे का इनकम तुम में ऐड हो जाएगा, स्पाउस का इनकम ऐड होगा, उसको क्लबिंग बोलते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड करना। सेटअप, कोई मेरे एक बिजनेस में प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस में लॉस है, तो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएगा, बच गया तो सर फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। ओके, इन सबको करने के बाद जो टोटल आएगा एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उसके बाद उसमें से कुछ डिडक्शन तो तुम सुना होगा, अगर यहाँ LIC भर दो, ये पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, कुछ गवर्नमेंट छूट देता है, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। उस GTI से, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन काट देंगे, जो पैसा बचेगा उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम, उसमें हम निकालते हैं टैक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटीज। दीज आर द प्रोसेस हाउ टैक्स इज चार्ज्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे सेक्शन 4 कैसे इंप्लीमेंट होता है और बेसिक टर्म्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।